Hi everyone, welcome to Prepayers. In today's session, we are going to continue with our current affairs series, जो space technology पे हमारे current affairs बच गई है. Probably इस class में वो खत्म हो जाएगा, and the next class we will start with a new topic in science and technology. So if you haven't already subscribed to the channel, then do subscribe to the channel and hit the bell icon ताकि आपको regular updates मिलते रहें. इसके अलावा अगर आपको lecture पसंद आता है तो इसको like और share जरूर करें. ये कोर्स एक एक्चुअली 3 मंथ्स फ्री कोर्स क्रैश कोर्स का पार्ट है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए जो 17 मार्च को शुरू हुआ था और 28 जून तक चलेगा. कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, सी सैट इंक्लूडेड है. फैकल्टी डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और डिटेल शेड्यूल और रजिस्ट्रेशन लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. नेक्स्ट न्यूज है कि रशिया को अक्यूज किया गया है फॉर टेस्टिंग एंटी सैटेलाइट वेपन. यूएसए और यूके दोनों ने बोला है कि रशिया अपना एक स्पेस बेस्ड एंटी सैटेलाइट वेपन को टेस्ट फायर कर रहा है. यूएसए के हिसाब से ये जो रशिया का सैटेलाइट है, एक रशिया का सैटेलाइट है कॉस्मोस 2543. कॉस्मोस 2543 काम कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करने का ऑर्बिट के अंदर. कॉस्मोस 2543 उनके हिसाब से यूएसए की गवर्नमेंट सैटेलाइट, जो यूएसए का गवर्नमेंट सैटेलाइट है लो अर्थ ऑर्बिट में, उससे बहुत ज्यादा क्लोज था बिफोर इट वेंट अवे. तो वो बहुत ज्यादा क्लोज था जो कि एबनॉर्मल माना जा रहा है. और उनके हिसाब से ये जो टेस्ट नॉर्मली क्या करते हैं, टेस्ट फायर्स होते हैं ताकि ये देख सके, एक तरीके से इंस्पेक्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है. बट ये उस बेसिस को भी वायलेट करता है. ये कहा जा रहा है कि ये रशिया का एफर्ट है, कंटिन्यूइंग एफर्ट जो वो कर रहे हैं ताकि जो यूएसए के वेपन्स और अलाइड स्पेस एसेट्स हैं उनको रिस्क पे डाला जा सके. यूएसए ने कहा है कि वो इस इशू को न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी में डिस्कस करेगा. अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टार्ट की फुल फॉर्म न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी. अब ये स्टार्ट ट्रीटी क्या है? ये न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी एक ट्रीटी है बिटवीन यूएसए एंड रशियन फेडरेशन. यूएसए और रशियन फेडरेशन के बीच में ये ट्रीटी है ताकि ये जो ऑफेंसिव आर्म्स की स्ट्रैटेजी होती है उसका रिडक्शन हो सके, लिमिटेशन हो सके. दोनों एक दूसरे को ऑफेंसिव आर्म्स की स्ट्रैटेजी से फिलहाल के लिए रोक दें. इस तरीके की उसको रिड्यूस करने के लिए, लिमिट करने के लिए ये ट्रीटी है. बात करते हैं यूएसए स्पेस फोर्स की. यूएसए स्पेस फोर्स को क्रिएट किया गया था ताकि उसके जो सैटेलाइट्स है उनको बचाया जा सके, उनको डिफेंड किया जा सके इन दिसंबर 2019. रशिया ने इस बात पे क्या क्लैरिफिकेशन दिया है? रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कॉस्मोस 2543 सिर्फ एक इंस्पेक्टर सैटेलाइट है और सिर्फ वो ये देखने के लिए टेस्ट फायर की गई है कि रशियन सैटेलाइट की कंडीशन क्या है. दैट्स ऑल, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. उन्होंने कहा कॉस्मोस 2543 दूसरे सैटेलाइट से डिप्लॉय की गई थी जिसका नाम था कॉस्मोस 2542, जो 25 नवंबर 2019 को रशियन मिलिट्री द्वारा लॉन्च की गई थी. रशिया ने बोला कि ये अपने जो ये ऑब्लिगेशन है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी यूज एंड स्टडी ऑफ स्पेस विद पीसफुल एम्स, मतलब वो किसी भी तरीके से वेपनाइजेशन नहीं कर रहे हैं स्पेस आर्म्स का या स्पेस को बहुत ही पीसफुल तरीके से यूज कर रहे हैं. इस ऑब्लिगेशन पे वो फुल्ली कमिटेड है. और उन्होंने कहा है, रशिया ने कहा है यूएसए और यूके को कि भाई आप प्रोफेशनल हो जाइए और अपने आप को इस तरीके के जो प्रोपेगेंडाज हैं और ऐसे इंफॉर्मेशन है, इस तरीके के अटैक से दूर रखिए. हमारा ऐसा कोई पर्पस नहीं है. अब ये एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी होती क्या है? सिर्फ 4 ऐसी कंट्रीज हैं. जो कौन सी 4 कंट्रीज हैं? ये 4 ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी देखी गई है पास्ट डेकेड में. कौन सी 4 कंट्रीज? रशिया, यूएसए, चाइना और इंडिया. मार्च 2019 में इंडिया ने मिशन शक्ति किया था. मिशन शक्ति के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिस जो एक एक्चुअली एंटी सैटेलाइट सिस्टम है. और इसी के साथ इंडिया फोर्थ कंट्री बन गई थी जो इस कैपेबिलिटी को रखती है. पहली 3 रशिया, यूएसए एंड चाइना. एसैट यानी कि एंटी सैटेलाइट सिस्टम एक मिसाइल बेस्ड सिस्टम होता है ताकि कोई भी जो मूविंग सैटेलाइट है उसको आप अटैक कर सकते हैं, उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर. डीआरडीओ के हिसाब से, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, उन्होंने ये सिस्टम कंप्लीटली अपने आप इंडिजिनसली डेवलप किया है. अब हमने ये पढ़ा भी था कि इंटरनेशनल ट्रीटीज कौन सी है आउटर स्पेस से रिलेटेड. तो एक है यूएन आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, जिसके हिसाब से आप वेपन्स का मास डिस्ट्रक्शन के लिए आउटर स्पेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते. और ऑर्डिनरी वेपन्स की बात नहीं कर रहे, बट मास डिस्ट्रक्शन के लिए जो वेपन्स होती हैं उनका आउटर स्पेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते. और इंडिया ने भी इसको रेटिफाई कर दिया था इन 1982. सेकेंड ट्रीटी आती है यूएन ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंस
सेकेंड ट्रीटी आती है यूएस ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, टीसीबीएमसी, टीसीबीएमएस। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर रजिस्टर किया गया है स्पेस ऑब्जेक्ट्स को विद इन यूएस रजिस्टर, प्री लॉन्च नोटिफिकेशन एक्सेट्रा। ये डिटेल्स इंडिया भी यूएन के साथ शेयर करता है। फिर तीसरी आती है इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी। ये एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट फोरम है जो क्या कराता है, जिसके अंदर वर्ल्ड वाइड कोऑर्डिनेशन होगा। जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, चाहे मैन मेड है या नेचुरल डेब्री है जो स्पेस में है, उसके इश्यू से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सब वर्ल्ड वाइड कोऑर्डिनेशन के साथ इसके हिसाब से की जाएगी। देन इंडिया ने यूएन रेजोल्यूशन को भी सपोर्ट किया था ऑन नो फर्स्ट प्लेसमेंट ऑफ वेपन्स इन आउटर स्पेस। मतलब कोई भी आउटर स्पेस में पहले वेपन्स ले जाके प्लेसमेंट नहीं कर सकता किसी भी तरीके के। नेक्स्ट हमारी न्यूज है एस्ट्रॉइड 2020 एनडी के बारे में। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इशू वार्निंग की है, किसके लिए, एस्ट्रॉइड 2020 एनडी के लिए, जो अर्थ पे करीब 24 जुलाई के आसपास मूव करेगा। अब इस एस्ट्रॉइड का क्या है, ये एस्ट्रॉइड 170 मीटर लॉन्ग है और ये 0.034 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्लोज होगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, करीब ये 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर है। इसकी स्पीड होगी 48,000 किलोमीटर पर आवर। ये एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है और इसका डिस्टेंस अर्थ से इस इतना है कि इसको पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉइड कैटेगरी में प्लेस किया जा सकता है। पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, इसका मतलब वो एस्ट्रॉइड्स जिनके अंदर पोटेंशियल है कि वो अर्थ के इतने पास आ गए कि उसको हार्म कर सकते हैं। जितने भी एस्ट्रॉइड्स हैं जो मिनिमम ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस जिनका 0.05 एयू का है, यानी कि जो करीब 74,80,000 किलोमीटर या उसके उससे कम है, वो सारे किसके अंदर आते हैं, उनको आप पीएचए यानी कि पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉइड कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। अब ये MOID मिनिमम ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस जो मैंने बोला, ये एक मेथड है ताकि हम मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सके। अगर दो कोई भी एलिप्टिकल ऑर्बिट्स है, फॉर एग्जांपल ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है अर्थ का और एक उसका है एस्ट्रॉइड का है, तो हम देखेंगे कि कहाँ पे ओवरलैप कर रहा है और उसके हिसाब से हम मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये तो मिनिमम डिस्टेंस की बात हुई। एक है एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड, ये भी कहा गया है अगर कोई एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड 22.0 का है यानी कि 150 मीटर है डायमीटर में या उससे कम है, तो उसको भी पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉइड में कैलकुलेट किया जाएगा। अब एब्सोल्यूट मेजरमेंट क्या है, एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड एक्चुअली स्टार की ल्यूमिनोसिटी चेक करता है, मतलब टोटल अमाउंट एनर्जी का जो स्टार हर सेकेंड रेडिएट करता है वो ये मेजर करता है। सोल्यूशन क्या है इसका, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि हम एस्ट्रॉइड्स को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब इससे पहले कि एस्ट्रॉइड अर्थ को हिट करे उसको ब्लो अप कर दो या उसको डिफ्लेक्ट कर दो किसी भी और स्पेसक्राफ्ट से हिट करके, ताकि थ्रेट खत्म हो जाए। दूसरा AIDA क्या है, ये एक मेजर है विच इज फॉर द एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट। AIDA का फुल फॉर्म क्या है, एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट। इसके अंदर दो टेस्ट आते हैं, दो मिशन है। पहला है नासा का डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट यानी कि डार्ट मिशन, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और दूसरा है ESA यानी कि यूरोप स्पेस एजेंसी का हेरा। अब डार्ट क्या है, 2018 में नासा ने अनाउंस किया था कि वो डार्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं और वो 2021 में लॉन्च हो जाएगा। इसका एम क्या था, इसका एम था कि जितने भी स्मॉलर एस्ट्रॉइड्स है, जैसे कि डेडीमॉस सिस्टम में जितने भी स्मॉलर एस्ट्रॉइड है जिनका अराउंड 6 किलोमीटर पर सेकेंड जिनकी स्पीड है 2022 में, उनको स्लैम करना। तो डेडीमोस क्या है, एक बाइनरी नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है। बाइनरी नियर अर्थ एस्ट्रॉइड का मतलब अर्थ के पास है पहली चीज ये एस्ट्रॉइड, और बाइनरी है यानी कि इसमें दो सिस्टम होंगे और ये एक तरीके से थ्रेट दे सकता है अर्थ को। दूसरा हेरा, ये इसको लॉन्च होना था 2024 में, इसको लॉन्च होना है और ये भी डिडिमोस सिस्टम में पहुंचेगा अराउंड 2027 में। और वहां पे जो इम्पैक्ट क्रेटर प्रोड्यूस होगा डार्ट की वजह से, डार्ट कोलिजन की वजह से जो क्रेटर प्रोड्यूस होगा इस तरीके से, उसको मेजर करने का काम करेगा और फिर ये स्टडी करेगा कि एस्ट्रॉइड के ऑर्बिट में क्या चेंज आया है। राइट, ये वाली चीजें मैं थोड़ी फास्ट इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये हम ऑलरेडी 2 बार पढ़ चुके हैं। जो हमने नहीं पढ़ा होगा दैट आई टेक वेरी स्लो। फिर पीएचए यानी कि पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉइड्स को कैसे मॉनिटर किया जाता है। ये जरूरी है कि जितने भी एस्ट्रॉइड्स हैं जिनको पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉइड बोला गया है, ये जरूरी नहीं कि वो अर्थ को इम्पैक्ट ही करे, बस एक पॉसिबिलिटी होती है कि उससे खतरा है।
इसलिए इनको मॉनिटर करना जरूरी है, इनके ऑर्बिट्स को अपडेट करना जरूरी है, ताकि ये बताया जा सके कि अर्थ पे इम्पैक्ट करने का थ्रेट कितना है और उसे हम अवॉइड कर सकते हैं या नहीं। सिग्निफिकेंस क्या है, देखो सिंपल सी बात है, कॉमेट एस्ट्रॉइड इन सब के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए सोलर सिस्टम के लिए, सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड ये जब से शुरू हुए हैं तब से काइंड ऑफ अनचेंज्ड है, और ये अगर देखा जाए तो बहुत पुराने हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पुराने होते हैं, तो इसलिए हमें सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के लिए ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके अलावा ये भी बता सकते हैं कि अर्थ पे एक्सटिंक्शन के क्या चांसेस हैं या किस वजह से हो सकता है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अर्थ पे एक एस्ट्रॉइड, बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड हिट करेगा और उसकी वजह से एक्सटिंक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए भी हमें इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेगी। एस्ट्रॉइड्स क्या है? सन का ऑर्बिट करते हैं, स्मॉलर बॉडीज हैं सोलर सिस्टम में, मेटल या रॉक्स के बने होते हैं, छोटे एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं इनके, इनका कोई टेल नहीं है एटमॉस्फेयर में या कॉमा नहीं है। एस्ट्रॉइड बेल्ट अगर हम देखा जाए तो वो जुपिटर और मार्स के बीच में एस्ट्रॉइड, मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट है। देखिए अब हम ये चीजें इतनी बार पढ़ चुके हैं कि आपको याद हो जाना चाहिए। कुछ बच्चे बोल रहे थे ना मैम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इसको याद कैसे करें? इसको बस आप रेगुलरली पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जितना मैंने पढ़ा है वही अगर आपने रेगुलर क्लासेस अटेंड की होंगी तो अभी तक आपको एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, देन पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉइड्स, डिफ्लेक्टिंग मेथड, ये सारी चीजें तो वैसे याद हो गई होंगी, इतनी बार रिपीट हो गया है। कॉमेट्स क्या है? कॉमेट्स भी सन के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं, छोटी बॉडीज हैं ये एज कंपेयर टू सोलर, एज कंपेयर टू अदर्स इन द सोलर सिस्टम। कॉमेट्स मेनली आइस के बने होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं। एक्सेंट्रिक ऑर्बिट होता है। एक्सेंट्रिक ऑर्बिट का क्या मतलब है? जिनका सेंटर सेम हो, इस तरीके का। ठीक है, जब कॉमेट सन के पास आते हैं तो इनका कुछ पार्ट मेल्ट हो जाता है, ये इस तरीके से टेल बना देते हैं। तो उसी को मैंने कहा था कॉमेट टेल है, जो कि कॉमेट में प्रेजेंट है पर एस्ट्रॉयड में प्रेजेंट नहीं है। और ये टेल तभी बनती है जब कब होगा? ये सन के क्लोज होगा। नेक्स्ट है यूएई मार्स मिशन होप, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने आगे की न्यूज में पढ़ लिया था, ये मैं पुरानी न्यूज उठा रही हूँ, तो इसका जब अपडेट आया था तब मैंने पढ़ा दिया था आपको, तो ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉमेट C/2020 F3 नियोवाइज। अब फिर से हम कॉमेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो फिर देखिएगा एंड में कॉमेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होगी। तो अभी ये 22 जुलाई 2020 को ये अर्थ के आउटसाइड ऑर्बिट को क्रॉस करने वाला था C/2020 F3। ठीक है, इसका क्लोजेस्ट अप्रोच होना था, जिसका डिस्टेंस क्या है? 64 मिलियन माइल्स, यानी कि 103 मिलियन किलोमीटर्स, राइट। इसका दूसरा नाम नियोवाइज भी है, जिसका जो नासा के टेलीस्कोप जिसने इसको डिस्कवर किया उसके बाद रखा गया था। 3 जुलाई को ये सन के क्लोजेस्ट था, 43 मिलियन किलोमीटर्स इसके उससे दूर था सिर्फ, जिसकी वजह से उसका आउटर लेयर रिलीज हो गया। सन के पास में है, कॉमेट है, तो आउटर लेयर क्या होगी? मेल्ट होगी, रिलीज होगी, जिसकी वजह से एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जिसका नाम है कॉमा, जो गैस का बना होगा, डस्ट का बना होगा। ठीक है, और ये विजिबल होता है थ्रू बाइनोक्यूलर्स, या छोटे टेलीस्कोप से भी ये विजिबल होता है, कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं। यहाँ पे सन के पास होगा तो इस तरीके से गैसेस और डस्ट का ये एक टेल बना देता है। बात करें हम कॉमेट की, तो कॉमेट एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है कोमेटा, जिसका मतलब होता है लॉन्ग हेयर्ड। ठीक है, लंबे बाल, जैसे लंबे जैसे बाल होते हैं ना, वैसे एक टेल सी बनी होगी इसमें। जो अर्लीस्ट रिकॉर्ड है कॉमेट साइटिंग का, वो किया गया था 1059 BCE में। कॉमेट्स यानी कि इनको डर्टी स्नोबॉल भी कहा जाता है, ये मेनली किसके बने होते हैं? डस्ट के, रॉक के और आइस के, और ये कुछ माइल से लेके टेंस ऑफ माइल्स तक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जब इनका ऑर्बिट सन के क्लोज होता है, जैसे C/2020 F3 का ऑर्बिट था, तो ये हीट अप हो जाएंगे और अपने आउटर लेयर में डस्ट और गैसेस का डेब्री रिलीज करेंगे। जो सॉलिड पोर्शन है कॉमेट का, वो मेनली किसका बना होता है? वाटर का, आइस का और डस्ट पार्टिकल्स का। ठीक है, और नॉर्मली वो इनएक्टिव होता है जब सन से दूर होता है। जब सन के पास आएगा तो वो वेपराइज हो जाएगा और बहुत सारे गैसेस और डस्ट उसमें रिलीज होंगे, जिससे एक एटमोस्फेयर और एक टेल बन जाएगी। क्लियर? हर टाइम जब हर हर बार जब कॉमेट किसी सन के पास से पास होता है तो वो अपना कुछ मटेरियल लूज कर देता है, जो अल्टीमेटली कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे अब कुछ मटेरियल वो हर बार लूज कर रहा है, हर बार लूज कर, धीरे धीरे करके क्या होगा? सारा मटेरियल खत्म हो जाएगा, वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। देन कई बार ऐसा भी होता है कि कॉमेट जो है वो सन के ऑर्बिट के बहुत क्लोज पुश हो गया है, और जो अर्थ का नेबरहुड है उसके बहुत क्लोज पुश हो गया है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी लग रही है उसके फोर्स की वजह से।
नासा के हिसाब से मिलियंस ऑफ कॉमेट हैं जो सन के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं। और अभी अगर देखा जाए तो उसमें से 3650 कॉमेट्स ऐसे हैं, उनसे ज्यादा कॉमेट्स हैं जिनके बारे में पता है। जो प्रेडिक्टेबल कॉमेट्स, जनरली जिसको हम प्रेडिक्टेबल कॉमेट्स कहते हैं, वो शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स होते हैं और उनको सिर्फ 200 साल या उससे कम लगता है सन के ऑर्बिट करने में। ठीक है, वो शॉर्ट पीरियड। देन ये जो कॉमेट्स है इनको मेनली आप कहाँ पे देख सकते हो? कीपर बेल्ट पे। ठीक है, कीपर बेल्ट, जहां पे बहुत सारे कॉमेट्स सन के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं, राइट। एंड बहुत एक फेमस शॉर्ट पीरियड कॉमेट है जिसका नाम है हेलीज कॉमेट, जो हर 76 ईयर्स में अपीयर करता है, और नेक्स्ट टाइम जब ये अपीयर करेगा दैट वुड बी इन 2062। देन लेस प्रिडिक्टेबल, अभी तो हमने प्रिडिक्टेबल कॉमेट की बात की, लेस प्रिडिक्टेबल कॉमेट की बात करते हैं, तो इनको हम ढूंढ सकते हैं ओर्ट क्लाउड में, जो करीब 1 लाख AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आपको बता चुकी हूँ, ये अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस होता है और करीब 150 मिलियन किलोमीटर है सन से। ठीक है, इस क्लाउड में जो कॉमेट्स है उनको 30 मिलियन ईयर्स से भी ज्यादा, उतना तो एटलीस्ट लग सकता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में। ठीक है, इसलिए इनको लेस प्रिडिक्टेबल कॉमेट्स कहा जा रहा है, क्योंकि इनको बहुत टाइम लगने वाला है, कब पास आएंगे कुछ नहीं पता, बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो दो टाइप के हो गए, एक तो प्रिडिक्टेबल कॉमेट्स, एक लेस प्रिडिक्टेबल कॉमेट्स। फिर हम इनकी विजिबिलिटी की बात करते हैं। कॉमेट्स जनरली उनका अपना लाइट तो नहीं होता, उनकी विजिबिलिटी डिपेंड करती है उनके गैसेस और डस्ट आउटबर्स्ट पे। जैसे हमने देखा, सन के पास आएगा तो अपर लेयर इवेपोरेट करेगी, वेपराइज करेगी, और गैसेस और डस्ट की टेल दिखने लग जाएगी। वैसे ही ये दिखते हैं, अदरवाइज इनकी अपनी कोई लाइट नहीं है। अपनी कोई लाइट नहीं है तो फिर और कैसे दिखते हैं? जनरली ह्यूमंस सन की लाइट का रिफ्लेक्शन देखते हैं कॉमेट्स में। जनरली हम यही देखते हैं ना, प्लैनेट्स वगैरह जिनकी भी अपनी लाइट नहीं है, उनको हम कैसे देखते हैं? वो सन की लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये भी सन की लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इसकी स्टडी का सिग्निफिकेंस क्या है? एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि कॉमेट्स के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी है सोलर सिस्टम के बारे में। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हमें वो सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, उनके हिसाब से कॉमेट्स ही वो चीज है जिन्होंने वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अर्थ पर लेके आए थे। नासा सारे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करती है, उसमें कॉमेट्स भी हैं, एस्ट्रॉइड्स भी हैं, यूजिंग द टेलीस्कोप्स। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? नियर अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम का पार्ट है। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है जितने भी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उनको ढूंढना, ट्रैक करना, कैटेगराइज करना। और ये वो हैं जो 140 मीटर या उनसे बड़े हैं साइज के अंदर, जो अर्थ पे किसी तरीके का रिस्क, इम्पैक्ट की वजह से रिस्क पोज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूजो 11 रॉकेट। चाइनीज रॉकेट जिसका नाम क्यूजो 11 है, वो फेल हो गया था क्योंकि उसमें मैल फंक्शनिंग थी फ्लाइट के दौरान। और इसमें जो दोनों सैटेलाइट्स थे वो दोनों ही उसने लूज कर दिए। क्यूजो का मतलब होता है फास्ट शिप, चाइनीज के अंदर इसका मतलब है फास्ट शिप। ये एक लो कॉस्ट सॉलिड फ्यूल्ड कैरियर रॉकेट है। इसको ऑपरेट किया गया था बाय कमर्शियल लॉन्च फर्म एक्सपेस। ठीक है, इसको ऑपरेट किया जा रहा था बाय एक्सपेस, और ओरिजिनल इसका शेड्यूल था 2018 का, राइट। इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है KZ-11। KZ-11 जब लिफ्ट हुआ था तो 70 अराउंड 70 टन्स का मास लेके ये लिफ्ट हुआ था। एंड इसको लॉन्च किया जाना था लो अर्थ और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट के अंदर। अब भले ही ये लॉन्च फेल हो गया है, फिर भी ये दिखा रहा है कि चाइना कितना कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री में ग्रो कर रहा है। कमर्शियल लॉन्चेस आजकल चाइना में आप देख सकते हैं एक बहुत ही इमर्जिंग इंडस्ट्री के रूप में बाहर आ रही है। जैसे एक्सपेस है, आई स्पेस है, लैंडस्केप है, ये सारी कंपनीज, ये चाइनीज गवर्नमेंट ने जब अपना स्पेस सेक्टर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर दिया था 2014 में, उसके बाद ये कंपनीज आई है और उन्होंने अपना स्पेस सेक्टर में कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से गवर्नमेंट और कमर्शियल कस्टमर दोनों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और कौन से इंपॉर्टेंट मिशन है चाइना के? तो एक है तेनविन 1। इसका हम वैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये चाइना का मार्स मिशन है, जो जुलाई 2020 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, चाइना का प्रीवियस, इससे पुराना मार्स मिशन कौन सा था? यिंगो 1, जो रशिया, जो बेसिकली रशिया ने सपोर्ट किया था, और ये फेल हो गया था 2012 में, राइट। फिर नेक्स्ट है लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट। इसको चाइना का सक्सेसफुल स्टेप माना जा रहा है टू बी अ परमानेंट स्पेस स्टेशन।
ठीक है, टू ऑपरेट अ परमानेंट स्पेस स्टेशन, और वहां पे मून पे एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा सके उसके लिए। फिर है तेंगोंग। तेंगोंग क्या है? चाइना का अपना स्पेस स्टेशन है जो 2022 में बिल्ट हो जाएगा। तेंगोंग का मतलब होता है हेवनली पैलेस। स्पेस कमर्शलाइजेशन और इंडिया की बात करते हैं, तो ये जो चाइना बार बार कोशिश कर रहा है लो कॉस्ट कैरियर रॉकेट्स बनाने की, वो बेसिकली इंडिया से compete करने की एक कोशिश है। अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल जो 2017 में पब्लिश हुआ था ग्लोबल टाइम्स में, उसके हिसाब से चाइना की स्पेस इंडस्ट्री इंडिया की कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री से अभी पीछे है। तो चाइनीज रॉकेट्स कोशिश कर रहे हैं अपने लिए एक नीश बनाने की, एक मार्ग बनाने की, जहां पर इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी वहां पर काफी इंपॉर्टेंस होल्ड कर चुका है। वहां पर अब चाइनीज रॉकेट अपना एक मार्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसरो का ट्राइड एंड ट्रस्टेड पीएसएलवी यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसने अभी तक 297 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। उनके बहुत वेरिएंट्स को लॉन्च किया है पेलोड्स के साथ, और डिफरेंट ऑर्बिट्स में लॉन्च किया है। स्मॉल सैटेलाइट रेवोल्यूशन अब अंडरवे है, जिसमें 17,000 स्मॉल सैटेलाइट्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि लॉन्च कर दिए जाएंगे बिटवीन 2020 2030। इस 10 ईयर्स के ड्यूरेशन में 17,000 स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और इन सब में हमें क्या चाहिए? प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग। प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट से प्राइवेट सेक्टर को भी फायदा होता है, गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, और स्पेस टेक्नोलॉजी में हम आगे भी बढ़ेंगे। स्पेस टूरिज्म की बात करते हैं। स्पेस टूरिज्म एक तरीके से एक ऐसा ऐसे बिजनेस है जो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है आजकल। ठीक है, स्पेस टूरिज्म। अब एक पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन को अनेबल कर सके इस सेक्टर में भी। और सिर्फ जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती सब कुछ, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी चाहिए। ठीक है, स्पेस टूरिज्म में भी। देन इन स्पेस कंपेटिटिवनेस की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एवरीबडी इज ट्राइंग टू लीड द स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो यूएसए में जैसे स्पेस एक्स, यूएसए का स्पेस एक्स फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है जिसने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को लॉन्च किया है ऑर्बिट में। और ये एक ऐसा फीट है जो यूएसए, रशिया और चाइना ये अचीव कर चुके हैं। स्पेसक्राफ्ट क्रू ड्रैगन जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ये एस्ट्रोनॉट्स को, नासा के एस्ट्रोनॉट्स को लेके गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। सिंगापुर भी एक तरीके से एक अपने आप को एज अ हब ऑफर कर रहा है जहां पर स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाई जा सके। ठीक है, न्यूजीलैंड ने भी खुद को एक ऐसे पोजीशन में डाला है जहां पे प्राइवेट रॉकेट लॉन्चर्स आ सकते हैं। एज अ लोकेशन उन्होंने खुद को प्रेजेंट किया है। इंडिया क्या कर रही है? इंडिया में हमने पढ़ा था इन स्पेस के बारे में। ठीक है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस के बारे में हमने पढ़ा था इंडिया का। तो इन स्पेस क्या कर रही है? एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर रही है प्राइवेट कंपनीज को, ताकि वो इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सके। एनएसआईएल, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये एक न्यूली क्रिएटेड सेकेंड कमर्शियल आर्म है इसरो का। एंड इसरो बेसिकली एक जेन्युइन ग्लोबल पाइनियर है एरोस्पेशियल कॉस्ट कंप्रेशन में सेवरल फ्रंट्स पे। इसका मतलब क्या है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस इनका मेन फ्रंट रहता है। इस एजेंसी का मेन फ्रंट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ठीक है, हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अब आगे अगर देखा जाए, जिस हिसाब से कंपटीशन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज की, तो ये जानना, ये समझना जरूरी है कि नेशनल लेजिस्लेशन होना चाहिए ताकि स्पेस सेक्टर का ओवरऑल ग्रोथ हो। ठीक है, एक नया स्पेस लॉ होना चाहिए इंडिया के लिए, जो इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में, उसको फैसिलिटेट कर सके, उसको ग्रो कर सके। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जो हमारी नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज है वो है लिथियम प्रोडक्शन इन स्टार्स। ठीक है, आई गिव यू 10 सेकेंड्स ब्रेक टू प्रोसेस ऑल दिस, जो कि आप कहते हैं फास्ट हो रहा है। तो टेक 10 seconds break, process all this, and let me know if there's something that you did not understand. जो मैंने अंडरलाइन किया है उस पर भी अगर आप नजर डालेंगे तो आपका ये रिविजन हो जाएगा। द ओनली वे टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड रिमेंबर एवरीथिंग इज थ्रू रिविजन। तो रिविजन आपको जरूर करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिथियम प्रोडक्शन की, स्टार्स में लिथियम प्रोडक्शन की। साइंटिस्ट जो इंडियन आईआईए यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, उनके साइंटिस्ट ने एविडेंस प्रोवाइड किया है कि लिथियम प्रोडक्शन कॉमन है अमंग लो मास सनलाइट स्टार्स। ठीक है, यानी कि ऐसे स्टार्स जो सन की तरह है बट उनका मास कम है, उनका मास लो है, उनके अंदर लिथियम प्रोडक्शन एक कॉमन प्रोसेस है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, डीएसटी का, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इस स्टडी में क्या क्या देखा गया है? साइंटिस्ट ने एक लार्ज स्केल सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म की है हीलियन फ्लैश का, ठीक है, हीलियन फ्लैश का। और एट दी जो बेसिकली देखा गया है, एट द एंड ऑफ स्टार्स कोर हाइड्रोजन बर्निंग फेज, यानी कि जब वो हाइड्रोजन पूरा बर्न करने वाला उनका फेज आ जाता है तब हीलियन फ्लैश होता है, यानी कि हीलियन इग्निशन होगा स्टार के सेंटर पे और उसमें बहुत वायलेंट इरप्शन होगा, बहुत तेजी से ये फूटेगा, इस तरीके से आप कह सकते हैं। हाइड्रोजन बर्निंग क्या है? एक फ्यूजन प्रोसेस है जिसके अंदर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मिलकर हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं, जो कि स्टार्स में भी जो कि सन में भी होता है। हीलियम फ्लैश क्या है? इसको देखा गया, हीलियम फ्लैश की वजह से लिथियम प्रोडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है जितने भी लो मास स्टार्स हैं उनके अंदर लिथियम प्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सन की। सन भी इस प्रोडक्शन फेज में पहुंच जाएगा अराउंड 6 to 7 बिलियन ईयर्स में, और वो भी लिथियम प्रोड्यूस करेगा, लिथियम मैन्युफैक्चर करेगा। अब इसके अंदर एक मतलब लॉन्ग हेल्ड आइडिया है, एक आइडिया था बहुत पुराना, कि जितने भी स्टार्स हैं वो लिथियम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट अभी क्योंकि ये देखा जा रहा है लिथियम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये हमारे पुराने आइडिया को चैलेंज करता है, ठीक है। ये बिलीव किया जाता है कि ज्यादातर जो स्टार्स हैं उनका मास जिनका मास सन के बराबर है, वो लिथियम को ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, अपने लो टेम्परेचर न्यूक्लियर बर्निंग के थ्रू लिथियम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लिथियम का ओरिजिन कहाँ से होता है? ओरिजिन लिथियम का ट्रेस किया जा सकता है बिग बैंग थ्योरी से, ठीक है। लिथियम का ओरिजिन कहाँ से ट्रेस किया जा सकता है? बिग बैंग थ्योरी से, जो अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम लिथियम कंटेंट यूनिवर्स में बढ़ा तो है, कितना बढ़ा है? 4 टाइम्स बढ़ा है। और लेकिन अगर बाकी सारे एलिमेंट्स हम देखें जो करीब मिलियन टाइम्स बढ़े हैं, उसके हिसाब से बहुत ही कम। मानना ये है कि स्टार्स जो जो स्टार्स हैं वो बेसिकली प्राइमरी कंट्रीब्यूटर्स हैं हेवियर एलिमेंट्स के, ठीक है। जितने भी हेवियर एलिमेंट्स हैं उन वो स्टार्स की वजह से बनते हैं। लिथियम इसका एक एक्सेप्शन माना जा रहा है टिल नाउ, ठीक है, ये इतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। लिथियम की बात करें तो ये एक लाइट इन्फ्लेमेबल मेटल है, जो मेनली लिथियम आयन बैटरीज में यूज होता है। हम यूज भी करते हैं लिथियम आयन बैटरीज में, अगर आपको पता हो तो। कम्युनिकेशन डिवाइस में, ट्रांसपोर्टेशन में, ये सब काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट इसने ब्रिंग किया है। एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। एंड नॉट ओनली दिस, ये मेंटल हेल्थ में भी यूज होता है। लिथियम कार्बोनेट अगर आप पढ़ेंगे तो एक कॉमन ट्रीटमेंट है बाइपोलर डिसऑर्डर का, ठीक है। मूड स्विंग्स को स्टेबलाइज करता है, बाइपोलर डिसऑर्डर से जो मूड स्विंग्स होते हैं उनको स्टेबलाइज करता है। ओके, नाउ अगेन आई विल गिव यू 5 seconds टू प्रोसेस दिस ऑल। जो मैंने अंडरलाइन किया है उसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दिखाती रहती हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। दिस लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये जो recent स्टडी है दैट ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन लेट्स टॉक अबाउट दिस हीलियम फ्लैश, आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन बर्निंग की वजह से हीलियम कैसे बन रहा है वो पता होना चाहिए। सन भी लिथियम फेज में पहुंचेगा अराउंड 6 to 7 बिलियन ईयर्स के बाद। एंड दिस कि लिथियम को ग्रेजुअली बर्न कर देते हैं जिनका मास सन के बराबर होता है, ठीक है। फिर बिग बैंग थ्योरी से लिथियम का ओरिजिन ट्रेस किया जा रहा है, वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। एंड स्टार्स को प्राइमरी कंट्रीब्यूटर माना जाता है हेवियर एलिमेंट्स का। और लिथियम एक लाइट इन्फ्लेमेबल मेटल है जो लिथियम आयन बैटरीज में यूज होता है, बहुत सारी चीजों में इसका इस्तेमाल है, एयरक्राफ्ट्स में है, कम्युनिकेशन डिवाइस में है, ट्रांसपोर्टेशन में है। इनफैक्ट मेंटल डिसऑर्डर जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, इनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया, ये सही है। हम एक बार एक चीज पढ़ लेंगे, उसको एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नासा की। नासा के एक स्टडी की, मोर मेटालिक मून। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको एक एविडेंस मिला है जिसमें ये कहना है उनका, जैसे आयरन और टाइटेनियम है, आयरन टाइटेनियम जैसे मेटल्स काफी ज्यादा है मून के सब सरफेस पे, ठीक है। ये जो मेटेलिक डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ऑब्जर्व किया गया था जिसका नाम है मिनी आरएफ, यानी कि मिनिएचर रेडियो फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट। और ये इंस्ट्रूमेंट एलआरओ स्पेसक्राफ्ट के ऊपर था, यानी कि ल्यूनार रिकॉनेसेंस
ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट के ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट था, और इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ऑब्जर्व किया गया है कि मून के सरफेस पे ये जो मेटल्स हैं, जैसे आयरन, टाइटेनियम है, इस टाइप के मेटल्स बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस ऑर्बिटर की, लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर की। तो ये एक नासा का मून मिशन था जो 2009 से ऑपरेशन में था। इसमें पर्टिकुलरली फोकस किया जा रहा है मून के पोल्स पे, ताकि वाटर और आइस को ढूंढा जा सके। उनके हिसाब से हो सकता है जो परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स हैं उनमें वाटर और आइस मिल जाए। फिर हम बात करते हैं मिनिएचर रेडियो फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट की। ये जो दो रेडार इंस्ट्रूमेंट्स थे उस मून वाले मिशन पे, उनमें से एक है। ठीक है, काम इसका यही था, वाटर और आइस को ढूंढना, और ताकि जो फ्यूचर नासा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके। पहला इंस्ट्रूमेंट जिस पे लॉन्च किया गया था, जो इसरो पे लॉन्च किया गया था स्पेसक्राफ्ट पे, चंद्रयान 1 स्पेसक्राफ्ट पे, उसने बोथ पोलर रीजन्स को, मून के बोथ पोलर रीजन्स को मैप किया था। यानी कि चंद्रयान 1 स्पेसक्राफ्ट पे जो इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया गया था उसने नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स को मैप किया था। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट जो नासा के एलआरओ के ऊपर अभी फ्लाई कर रहा है, वो डिफरेंट जियोलॉजिकल यूनिट्स को, ल्यूनर सरफेस यानी कि सन के सरफेस के डिफरेंट यूनिट्स को मैप करने का काम कर रहा है। एलआरओ का मिनी आरएफ इंस्ट्रूमेंट, इसको किस चीज के लिए यूज किया गया था? इसने मेजर किया था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लूनर सॉइल का। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जो रेशियो है बिटवीन इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी, किसकी इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी? ऑफ दैट मटेरियल डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, इससे डायरेक्ट डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने से क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि मेटालिक मिनरल्स कितने हैं। जितने ज्यादा मेटालिक मिनरल्स होंगे उस हिसाब से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा। कि अलग अलग जगह अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स आए हैं। जैसे अब इन्होंने बोला है कि ऐसे मीटियोर्स जिनकी वजह से बहुत ज्यादा बड़ा क्रेटर बना है, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा हुआ होगा। क्यों बढ़ा हुआ होगा? क्योंकि जितना बड़ा गड्ढा होगा उतना ज्यादा आयरन, टाइटेनियम ऑक्साइड के डस्ट ऊपर आ गए होंगे, सरफेस पे आ गए होंगे, इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस पे भी डिपेंड करता है कि जितने ज्यादा मेटल होंगे उतना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका हाई आएगा। अब ये मिनी आरएफ फाइंडिंग्स की बात करें तो इट वाज बैक्ड बाय मेटल ऑक्साइड मैप्स। जो मेटल ऑक्साइड मैप्स है वो भी इस फाइंडिंग को बैकअप करते हैं। ये मेटल ऑक्साइड मैप कहाँ का है? फ्रॉम एलआरओ वाइड एंगल कैमरा। एलआरओ का वाइड एंगल कैमरा, जापान का कागायू मिशन और नासा का लूनर प्रोस्पेक्टर स्पेसक्राफ्ट, ये तीनों जो मेटल ऑक्साइड मैप्स दिखाते हैं वो भी इस मिनी आरएफ के फाइंडिंग्स को सपोर्ट करता है, बैक करता है। मेटल ऑक्साइड मैप के हिसाब से आयरन और टाइटेनियम ऑक्साइड्स के ज्यादा क्वांटिटी मून के सरफेस के, जब हम 0.5 to 2 किलोमीटर तक जाते हैं तो उसमें ज्यादा क्वांटिटी मिलती है, और अगर हम सरफेस पे जाते हैं सिर्फ 0.2 to 0.5 किलोमीटर तो उसमें उस हिसाब से कम क्वांटिटी मिलती है। ऑब्वियसली रीजन क्या रहा होगा? जितना ज्यादा डगअप होगा उतना मेटल ऑक्साइड्स, उसके डस्ट सरफेस पे आ गए होंगे। सिग्निफिकेंस क्या है? अगर ये फाइंडिंग सही निकलती है तो हम ये कह सकते हैं कि मून पे, मून के अपर सरफेस से थोड़ा नीचे जाके बहुत सारे आयरन और टाइटेनियम ऑक्साइड, बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। इससे हम एक डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हैं अर्थ और मून के अंदर। इसीलिए इस जो रिसर्च है उसको फर्दर ले जाया जा रहा है, ये देखने के लिए कि मेटल डिपॉजिट और क्रेटर साइज, क्या इन दोनों में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है क्या। तो ये देख रहे हैं वो सदर्न हेमिस्फेयर में भी। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया क्रेटर साइज यानी कि जितना बड़ा गड्ढा होगा उतना ज्यादा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया था, मतलब उतना ज्यादा मेटल डिपॉजिट आया था। बट ये देख रहे हैं कि क्या कि हर जगह क्या ऐसा होता है? अगर होता है तो उससे हमें फर्दर स्टडीज करने का फायदा मिलेगा, उससे हमें पता चलेगा, हम डायरेक्ट लिंक बिठा सकते हैं क्रेटर साइज और मेटल डिपॉजिट्स के अंदर। अगेन टेक 10 सेकेंड्स, इसको एक बार पढ़ लीजिए। जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है मैंने अंडरलाइन की हुई है उनको एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया बस वो देख लो, कि आपने अभी भी पढ़ा है तो पॉइंट्स देखोगे तो आपको पॉइंट वो लाइन याद आ जाएगी।
ठीक है. Now let's move on to the next piece of news. So the next news is Misius, a quantum-enabled satellite. Satellite Misius एक क्वांटम अनेबल्ड सैटेलाइट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस सैटेलाइट ने लाइट पार्टिकल्स को अर्थ पे भेजा है ताकि वर्ल्ड का सबसे सिक्योर कम्युनिकेशन लिंक बनाया जा सके. वर्ल्ड का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये, जो चाइना द्वारा लॉन्च हुआ था 2016 के अंदर. ये सैटेलाइट काम क्या करता है? इट सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ पेयर्स ऑफ इंटैंगल्ड फोटॉन्स. मतलब फोटॉन्स, इंटैंगल्ड फोटॉन्स क्या होते हैं? लाइट पार्टिकल्स है, ट्विन्ड लाइट पार्टिकल्स हैं, जिनकी प्रॉपर्टी ऐसी ही रहती है, इंटरवाइंड भी रहती है, मतलब सेम ही रहती है, चाहे वो कितनी भी दूर हो जाए उनकी प्रॉपर्टी सेम सेम रहेगी, इंटरवाइंड रहेगी. अगर एक भी फोटोन को मैं मैनिपुलेट कर देती हूँ तो दूसरा अपने आप हो जाएगा. जैसे ट्विन्स में नहीं होता, देखा जाता है वैसे, अब तक तो पता नहीं, जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि अगर एक को मार रहे हैं दूसरा भी रो रहा है, तो वैसे ही अगर एक फोटोन को मैनिपुलेट करती हूँ तो दूसरे में भी सिमिलर इफेक्ट देखने को मिलेगा सेम मोमेंट पे. क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में इसी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है. ठीक है. जैसे क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? इसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, मतलब आप कोड्स लैंग्वेज का यूज करते हैं, आप डिकोड करते हैं, तो इसमें इसी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है. ठीक है. अब इन एंटेंगल्ड पार्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं, तो अगर एक भी एंटेंगल पार्टिकल को मैंने एक मैसेज एनकोड करने के लिए यूज किया है, तो जिस पर्सन के पास दूसरा पार्टिकल है वही वो उसको डिकोड कर सकता है. ठीक है. जैसे मैंने एक को एनकोड करने के लिए, अगर मैसेज एनकोड करने के लिए क्रिएट कर दी, की कर दी, तो उसको डिकोड कौन कर पाएगा? जिसके पास दूसरा पार्टिकल है. तो इसको हम क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन सेटेलाइट सबसे सेफ, ठीक है, कम्युनिकेशन सेटेलाइट की तरह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. सो मिसियस, इसने मिसियस ने क्या किया है? ये मिसियस जो एंटेंगलमेंट बेस्ड क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है, उसको सक्सेसफुली ब्रिंग किया है टू इट्स ओरिजिनल ग्राउंड स्टेशन 1200 किलोमीटर जो दूर था, बाय सेंडिंग simultaneous streams of entangled photons to ground station to establish direct link between two of them. मतलब क्या है? ये जो मिसेस है, ये अपने इस प्रोजेक्ट में कामयाब रहा है. ये इस एंटेंगल्ड बेस्ड क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को ओरिजिनल ग्राउंड स्टेशन पे लेके आ गया है आराम से. ठीक है. अब मैंने क्या बताया? देखो ये किस बात पे काम करता है. सिंपल से अगर फंक्शन में आपको बताना हो, एंटेंगल्ड बेस्ड, इसमें पेयर ऑफ फोटॉन्स है. एक फोटोन में मैं कुछ भी चेंज करती हूँ, एक फोटोन में मान लो मैं कोई कोड लिखती हूँ, तो उसको दूसरा फोटोन जिसके पास होगा वो उसको डिकोड कर सकता है. इसी के बेसिस पे ये काम कर रहा है. अभी क्वांटम रेस है क्या? ये क्वांटम रेस है क्या? देखिए क्वांटम रेस क्या है? जो ये इंटरनेट सर्वेलेंस, जो चाइना की इंटरनेट सर्वेलेंस का डिस्क्लोजर हो रहा है, या नॉर्मली इंटरनेट सर्वेलेंस का जो डिस्क्लोजर कर रही है वेस्टर्न गवर्नमेंट, इसकी वजह से चाइना इस बात पे प्रॉम्प्ट हुआ. चाइना को ये मोटिवेशन मिली कि नहीं, हमें एक क्वांटम क्रिप्टोग्राफी रिसर्च करना है, उसको बूस्ट करना है, ताकि हमारे कम्युनिकेशन को ज्यादा सिक्योर किया जा सके. ठीक है. अब अगर हम देखा जाए, हमें इसे मिसियस को देखा जाए, तो जो मिसियस और क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसके लॉन्च को कंपेयर किया जा रहा है स्पटनिक के लॉन्च, स्पटनिक के इफेक्ट पे, कि जो स्पेस रेस में स्पटनिक का जितना इफेक्ट है 20th सेंचुरी में, वैसा ही इफेक्ट मिसियस एंड क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम का भी होगा, उतना ही इफेक्टिव होगा. स्पटनिक क्या था? वो एक फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सेटेलाइट है, जिसको सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था लो अर्थ ऑर्बिट में 4 अक्टूबर 1957 को. नेक्स्ट हम बात करते हैं ल्यूनार ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट की. ल्यूनार ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट क्या है? नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने फाइनलाइज किया एक कॉन्ट्रैक्ट, ताकि HALO हेलो यानी कि हैबिटेशन एंड लॉजिस्टिक आउटपोस्ट को डिजाइन किया जा सके. ठीक है. फॉर इट्स गेटवे लूनर ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट, गेटवे लूनर ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट के लिए इस हेलो को डिजाइन किया जा सके. अब ये क्या है? हेलो सपोर्ट, जो एच हैबिटेशन लॉजिस्टिक सपोर्ट है गेटवे के लिए, ये एक्चुअली नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का एक पार्ट है. जिसका आर्टेमिस प्रोग्राम मैंने आपको बताया था, ये वो प्रोग्राम है जिसका एम है कि पहली वुमेन और नेक्स्ट मैन को मून पे भेजा जा सके 2024 तक. हेलो की जब हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है? ये एक्चुअली प्रेशराइज्ड लिविंग क्वार्टर्स हैं, जहां एस्ट्रोनॉमर्स अपना टाइम स्पेंड करेंगे जब वो गेटवे को विजिट कर रहे होंगे तब. थ्री क्वार्टर, ये इन क्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो इनका साइज छोटे अपार्टमेंट जैसा है, और ये बेटर लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे टुगेदर विद ओरियन स्पेसक्राफ्ट. स्पेसक्राफ्ट के साथ बेटर लाइफ सपोर्ट ये प्रोवाइड करेंगे.
अब द गेटवे की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, द गेटवे, उसके बारे में बात करते हैं। तो नासा ने जो 2026 2026 में गेटवे की कंप्लीशन की बात की है, ठीक है। और ये गेटवे किसके लिए कब यूज किया जा सकता है? ये गेटवे यूज किया जा सकता है वंस एटलीस्ट पर ईयर, ठीक है। एक साल में एक बार इसको यूज किया जा सकता है। एस्ट्रोनॉट्स वहां पर पूरा साल तो नहीं रह सकते, ठीक है, जैसे वो इंटरनेट स्पेस स्टेशन में रहते हैं। लेकिन एक बार उस गेटवे का अगर हम डोर लॉक कर देते हैं तो एस्ट्रोनॉट्स वहां पर 3 महीने एट अ टाइम रह सकते हैं, ठीक है। आईएसएस के हिसाब से गेटवे की अगर हम बात करें, इंटरनेट स्पेस स्टेशन के हिसाब से अगर हम गेटवे की बात करें, तो वो काफी छोटा होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट विल एक्ट एज एन एयरपोर्ट, ठीक है। ये एयरपोर्ट की तरह काम करेगा जहां पर आप चीजों की रीसप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो भी स्पेसक्राफ्ट है जो ल्यूनर सरफेस के लिए बाउंड है, वो फ्यूल, दोबारा से फ्यूल भरने का काम, पार्ट्स को रिप्लेस करने का काम, फूड और ऑक्सीजन रीसप्लाई करने का काम, ये सारे काम वो कर सकता है। उसके अलावा अगर हम अर्थ की जियोलॉजी को स्टडी करते हैं, मून की जियोलॉजी, मार्स की जियोलॉजी, इन तीनों प्लैनेटरी बॉडीज की जियोलॉजी को अगर हम स्टडी कर लेते हैं और अगर ये देख लेते हैं कि वो तीनों आपस में कैसे सिमिलर या कैसे डिफरेंट है, तो हमें सोलर सिस्टम के बारे में एक इन डेप्थ नॉलेज पता चलती है, कैसे ये प्लैनेट्स, प्लैनेटरी सिस्टम बने हैं, उसका एक आइडिया पता चलेगा। अगेन, फाइनली दिस गेटवे वुड वर्क एज अ प्लेटफॉर्म, ताकि हम ये देख सके कि अर्थ कैसे बना था, सन को ऑब्जर्व करने में हेल्प करेगा, और अपने यूनिवर्स के बारे में जो हमारे व्यूज हैं उनको इंश्योर करने में हेल्प करेगा। अब ये गेटवे ल्यूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। गेटवे, मैंने अभी तक आपको गेटवे गेटवे बताया, ये है क्या? एक छोटा सा स्पेसशिप है, ठीक है, जो मून के चारों तरफ ऑर्बिट करेगा। और इसका काम क्या होगा? जो मून के मिशन है, एस्ट्रोनॉट मिशन है, उनके लिए ये बनाया गया है, बनाया जाएगा, और ये मार्स के एक्सपेडिशंस के लिए भी इसको यूज किया जाएगा। तो ये एक तरीके से टेम्पररी ऑफिस की तरह काम करेगा, जिसमें लिविंग क्वार्टर्स हैं एस्ट्रोनॉट्स के लिए, और ये अर्थ से करीब 2,50,000 माइल्स डिस्टेंस पे होगा। इस स्पेसशिप में लिविंग क्वार्टर्स होंगे, जैसा मैंने आपको बताया, लेबोरेटरीज होंगी साइंस एंड रिसर्च के लिए, पोर्ट्स, वो डॉकिंग पोर्ट्स होंगे जहां पे स्पेसक्राफ्ट विजिट कर सकते हैं। इसकी सबसे यूनिक फीचर क्या है? सबसे यूनिक फीचर इसका ये है कि इसको हम दूसरे मून के चारों तरफ हम दूसरे ऑर्बिट्स में भी मूव कर सकते हैं, ताकि हमें ज्यादा रिसर्च मिल सके। ऐसा नहीं कि एक बार जिस ऑर्बिट में गया वहीं फिक्स है, दूसरे ऑर्बिट में भी हम इसे मूव कर सकते हैं ताकि हमारी रिसर्च बेटर हो सके। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में एक मेजर रोल प्ले करेगा आफ्टर 2024। अब ये नासा का प्रोजेक्ट है, हमें पता है नासा का प्रोजेक्ट है, बट इसके अंदर बाकी दूसरे भी कमर्शियल और इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं जो कोलैबोरेट करेंगे। जैसे कनाडा की स्पेस एजेंसी है, यूरोप की स्पेस एजेंसी है, जापान की स्पेस एजेंसी है, ये भी इसमें कोलैबोरेट करेंगी। आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया था, ये क्रूड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है नासा का। क्रूड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का क्या मतलब होता है? ऐसा ऐसा स्पेस फ्लाइट जिसमें हम ह्यूमंस को भेजेंगे। तो इसका मेन गोल है पहली वुमन और नेक्स्ट मैन को मून पे भेजना, स्पेशली सन के सदर्न पोल की तरफ। नॉर्थ पोल को काफी एक्सप्लोर कर लिया जा चुका है, लेकिन सदर्न पोल है वो अभी भी बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं एक तरीके से सरप्राइज ही है। तो सदर्न पोल को एक्सप्लोर करने के लिए इसको आर्टेमिस प्रोग्राम को रखा गया है। अब इसका मेन स्टेप क्या है? इट विल बी अ की स्टेप, ताकि लॉन्ग टर्म जो हमारे गोल्स हैं, कि हम ये देख सके कि मून पे कैसा प्रेजेंस है उसका, किस तरीके का एनवायरनमेंट है, लूनर इकोनॉमी को एक्सप्लोर करने के लिए, मार्स पे ह्यूमंस को भेजने के लिए प्राइवेट कंपनीज किस तरीके से मून पे इकोनॉमी बेस कर सकती है, ये सारी चीजों के लिए ये लॉन्ग टर्म में हमें हेल्प करेगा। मैंने बीच में आपको ओरियन स्पेसक्राफ्ट के बारे में बताया था, तो ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट नासा द्वारा डेवलप्ड है, बहुत पावरफुल एडवांस लॉन्च व्हीकल है ये। और इसका जो डिजाइन है वो कुछ इस तरीके से है कि एस्ट्रोनॉट्स को डीप स्पेस डेस्टिनेशन में भी भेजा जा सकता है इसके थ्रू। मून और मार्स पे आराम से इसके थ्रू भेजा जा सकता है। वे फॉरवर्ड देखते हैं इसका। देखिए, जैसे कि नासा का ध्यान अभी मून से वापस रिटर्न करने पे है और मार्स के लिए प्रिपेयर करने पे है, नई नई अपॉर्चुनिटीज लूनर ऑर्बिट में डेवलप करने पे है, तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा सपोर्ट, ये एक बहुत बड़े सपोर्ट की तरह हेल्प करेगा टेक्नोलॉजी को मेच्योर करने में, हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डेवलप करने में, मून और अर्थ और मून सिस्टम का जो हमारा जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डेवलप करने में ये हमें हेल्प करेगा, ठीक है। देन जो गेटवे है इसका बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए और आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए। और इसमें किसी भी टाइप की पार्टनरशिप
बहुत ज्यादा सस्टेनेबल और बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और नियर अर्थ एस्ट्रॉइड की, जिसका नाम है 163348 2002 NN4। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया है कि एक जाइंट एस्ट्रॉइड है, उन्होंने अनाउंस किया था एक जाइंट एस्ट्रॉइड है 163348 2002 NN4, जो अर्थ के पास होगा अराउंड 6 जून, अर्थ के पास था अराउंड 6 जून 2020 पे। बट वो अर्थ को अप्रोच कर रहा है विद इन द सेफ लिमिट्स, तो इम्पैक्ट का इतना कुछ चांस नहीं था, सेफ लिमिट्स थी। इसको डिस्कवर किया गया था जुलाई 2002 में, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अर्थ के पास पहुंचेगा जून 2020। एस्ट्रॉइड का अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो इसका डायमीटर अराउंड 250 टू 570 मीटर्स है। ये एस्ट्रॉइड नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की तरह इसको आइडेंटिफाई किया गया है, और इसको पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉइड की तरह आइडेंटिफाई किया गया था। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉइड्स क्या हैं। लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज दैट वंस अगेन। नियर अर्थ ऑर्बिट्स क्या होते हैं, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स ऐसे कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स हैं जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से प्लैनेट के ऑर्बिट के आसपास आ जाते हैं और अर्थ के नेबरहुड में आ जाते हैं। मोस्टली ये ऑब्जेक्ट्स वाटर, आइस, डस्ट पार्टिकल्स इनके बने होते हैं। और ये जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, ये कई बार अर्थ के काफी क्लोज आ जाते हैं, जैसे वो सन के ऑर्बिट कर रहे होते हैं, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से अर्थ के क्लोज आ जाते हैं। जो नासा का CNEOS है, यानी कि सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडी, ये डिटरमिन करता है कि कितनी बार कितने डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट्स हैं, कब ये अर्थ को अप्रोच कर सकते हैं, और ये सब ये डिटरमिन करता है विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एस्ट्रॉइड वॉच विजिट। पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉइड्स क्या है? इसका मतलब जिनका पोटेंशियल है कि वो अर्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी, मिनिमम ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस इनका 0.05 AU, और मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड 22 इसका, यानी कि 150 मीटर इन डायमीटर या उससे कम होगा तो उसे पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। इसमें वही एक्सप्लेन है कि मिनिमम ऑर्बिट इंटरसेक्शन क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड क्या है, ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके क्या चांसेस थे हिट करने के? वैसे कहा जा इसके चांसेस अगर आप कहोगे हिट करने के, तो क्योंकि इसका लार्ज साइज था, तो ये कहा जा रहा था कि अगर ये हिट करता है तो बहुत ज्यादा डेविस्टेशन होगी, इम्पैक्ट होगा। चांसेस किसी भी कोई भी एस्ट्रॉइड जो 140 मीटर से ज्यादा का है, उसका इतना कुछ सिग्निफिकेंट चांस नहीं है हिट करने का नेक्स्ट 100 ईयर्स में। जो 140 से कम के होते हैं उनके फिर भी चांसेस होते हैं हिट करने के। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? वही जो हमने हर कॉमेट और एस्ट्रॉइड वाली न्यूज में पढ़ा है, किसी भी कॉमेट और एस्ट्रॉइड का सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि ये शुरुआत से अनचेंज्ड है, इनका जो डेब्री है वो अनचेंज्ड है, तो ये सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन में कैसे हुआ है उसकी नॉलेज में हमें हेल्प कर सकते हैं, अर्थ पे लाइफ कैसे एक्सटिंक्ट होगी उसकी नॉलेज में हमें हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सालों से साइंटिस्ट अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से हम इन एस्ट्रॉइड्स को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन की। स्पेस एक्स हम बात कर चुके हैं, मैं इसको जल्दी से फिनिश कर दूंगी क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं। ठीक है, तो नासा के एस्ट्रोनॉट्स को ISS तक पहुंचाने के लिए ये क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट बिल्ड किया गया था बाय स्पेसएक्स। स्पेसएक्स पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को ऑर्बिट में लॉन्च किया है। ठीक है, ये ड्रैगन 2 का ही एक पार्ट है। ड्रैगन 2 क्या है? रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट। जो रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है उसी का एक क्लास है ये। और ये किसने डेवलप किया है? स्पेसएक्स, अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर स्पेसएक्स ने डेवलप किया है। ये फिफ्थ क्लास है US स्पेसक्राफ्ट का जो ह्यूमन बींग्स को ऑर्बिट में लेके जाएगा। पहले बाकी कौन से थे? मर्क्यूरी, जेमिनाई, अपोलो स्पेस शटल प्रोग्राम। एक रॉकेट है जिसका नाम है फैल्कन 9, जो स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट में लेके जाता है। ठीक है, स्पेसएक्स से बने हुए जितने भी हैं उनको ऑर्बिट में लेके जाता है। इस ये किसके अंदर आता है? डेमो 2 मिशन के अंदर आता है। डेमो 2 मिशन किसका है? नासा और स्पेसएक्स का मिशन है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन की क्या बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या होता है प्राइवेट पार्टिसिपेशन का? प्राइवेट पार्टिसिपेशन का सिग्निफिकेंस ये होता है कि हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? फिर USA का एक आर्टेमिस मिशन है जिसके बारे में हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं। 2020 और 2030 2024 और 2030 के बीच में ये सारे मिशन आएंगे। आर्टेमिस मिशन का मेन फंक्शन है, मेन गोल है कि वो नेक्स्ट मैन और फर्स्ट वुमेन को मून तक लेके जाए। ठीक है, फिर इंडिया और प्राइवेट स्पेस कंपनीज की बात करते हैं, तो ये हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं। ठीक है, जैसे जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं
जो स्पेस सेक्टर में और जो ऑपरेट कर रही है यूएसए में, उनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन इतना इंडिया में नहीं है। ठीक है। ज्यादातर किससे कोलैबोरेट करते हैं? इसरो से कोलैबोरेट करते हैं ताकि रॉकेट्स और सैटेलाइट्स बना सके। लॉन्च व्हीकल की अगर हम बात करें तो लॉन्च व्हीकल क्या है? वो अभी भी मोनोपोली है गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी का, यानी कि इसरो का ही वो अभी भी मोनोपोली है लॉन्च व्हीकल। प्राइवेट पार्टिसिपेशन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ पे आती है? स्पेस टूरिज्म में। हमने अभी अभी स्पेस टूरिज्म के बारे में पढ़ा था, स्मॉल सैटेलाइट रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि 2020 और 2030 के बीच में स्मॉल सैटेलाइट रेवोल्यूशन ये अंडर वे है, तो अराउंड 17,000 स्मॉल सैटेलाइट्स एक्सपेक्टेड है कि इसके बीच में वो लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है। स्पेस कंपेटिटिवनेस बढ़ ही रही है। सिंगापुर, न्यूजीलैंड, चाइना सब ने अपने अपने प्राइवेट रॉकेट लॉन्चेस के लिए लोकेशन दे दिया है, किसी ने अलाउ कर दिया है प्राइवेट कमर्शियल स्पेस एक्टिविटी। ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट इट। नेक्स्ट लेट्स सी चाइना का मार्स मिशन ताइवान। इसके बारे में हमने शॉर्ट में तो पढ़ा था, पर डिटेल में भी पढ़ लेते हैं एक बार। इसका जुलाई 2020 में ये लॉन्च होना था। इससे पहले वाला मिशन था यिंगू 1 मार्स मिशन, जो रशिया स्पेसक्राफ्ट के द्वारा सपोर्टेड था, जो बाद में फेल हो गया था। ठीक है। अब और पैसिफिक ओशन में आके डिसइंटीग्रेट हो गया था 2012 में। नासा अपना मार्स मिशन लॉन्च करने वाली थी जुलाई के अंदर, जिसका नाम है परसिवरेंस, जिसका काम था मार्स के सैंपल्स को कलेक्ट करके लाना। टाइनवन 1 की बात करते हैं तो ये किस पे लॉन्च हुआ था? लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट पे लॉन्च होना था ये। ठीक है, वेंचेंग लॉन्च सेंटर से। इसमें 13 पेलोड्स होने थे, 7 ऑर्बिटर, 6 रोवर्स। और ये एक ऑल इन वन ऑर्बिटर लैंडर रोवर सिस्टम है, मतलब इसमें ऑर्बिटर भी है, लैंडर भी है, रोवर सिस्टम भी है इसी के अंदर। ऑर्बिटर क्या होता है? ये एक स्पेसक्राफ्ट है जो सेलेस्टियल बॉडीज को ऑर्बिट करता है, उसके चारों तरफ ऑर्बिट करता है, किसी भी सरफेस पे जाके लैंड नहीं करता, सिर्फ ऑर्बिट करने का काम करता है, इसलिए ऑर्बिटर है। लैंडर क्या होगा फिर? जो वहां पे जाके लैंड करेगा। और रोवर क्या होगा? रोवर वहां पे एक्सप्लोरेशन करता है, सरफेस पे एक्सप्लोरेशन करता है, चीजें डग आउट करेगा और लेके आने का काम करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? अ, वही कि हम लोकल जियोलॉजी को स्टडी कर सके, रॉक, आइस, डर्ट डिस्ट्रीब्यूशन मार्स के सरफेस पे ये स्टडी कर सके, ये देख सके कि मार्स पे वाटर है या नहीं है, वहां पे सॉइल कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, ये सब हम स्टडी कर सके। क्लियर? चलिए मार्स की बात करते हैं तो ये फोर्थ प्लैनेट है सन से, सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। मार्स अर्थ के साइज का हाफ है, पर कुछ कुछ चीजों में सिमिलैरिटी है। कैसे सिमिलैरिटी है? मार्स का जो रोटेशन है वो अर्थ के रोटेशन से ऑलमोस्ट बराबर है। मार्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन 25 डिग्री के टिल्ट पे है, अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन 23.4 डिग्रीज के टिल्ट पे है। अर्थ और मार्स का डिस्टिंक्ट सीजन है। ठीक है। अ, दोनों के केस में आप देख सकते हैं कि जो सीजन है वो जितना अर्थ पे लास्ट करता है उससे ज्यादा लास्ट करता है मार्स पे, क्योंकि मार्स को ऑर्बिट करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। एक और चीज मुझे याद आ रही, मैंने एक बार आपको गलती से वीनस का नाम बोल दिया था कि वीनस और अर्थ का रोटेशन टाइम ऑलमोस्ट सिमिलर है, वो सिमिलर नहीं है। वो मार्स और रोटेशन का था, मेरे मुंह से गलती से वीनस निकल गया था। बाद में मैंने जब वीडियो देखी देन आई रियलाइज आई सेड वीनस, क्योंकि हम वीनस की बात कर रहे थे। ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग स्टार, तो वो मार्स और अर्थ है जिसका रोटेशन पीरियड ऑलमोस्ट सिमिलर है, 23.9 एंड 24.6। देन मार्शियन डेज की बात करते हैं। मार्शियन डेज को सोल्स कहा जाता है, जिस जो शॉर्ट है सोलर डे के लिए। सरफेस की बात करें तो इसके सरफेस पे ब्राउन, गोल्ड और टैन के कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। मार्स इतना रेड क्यों नजर आता है? क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन हो गया है, आयरन की रस्टिंग हो गई है रॉक्स में। और जो मार्स है, मार्स का जो डस्ट है उसमें रस्टिंग हो रखी है, तो उसकी वजह से ये रेड नजर आता है, ऑरेंजिश नजर आता है, जिसकी वजह से इसका नाम है रेड प्लैनेट। मार्स पे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो है जिसका नाम है ओलिम्पस मॉन्स। ठीक है, ओलिम्पस मॉन्स। ये अर्थ के माउंट एवरेस्ट से 3 टाइम्स बड़ा है। क्लियर? एटमॉस्फेयर की बात करें तो मार्स पे थिन एटमॉस्फेयर है जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस का बना है। टेम्परेचर मार्स की बात करें तो ये 20 डिग्री सेल्सियस जितना हाई हो सकता है, या -153 डिग्री सेल्सियस जितना लो भी हो सकता है। क्योंकि जो मार्स का जो एटमॉस्फेयर है, जो मैंने आपको बताया मार्स का एटमॉस्फेयर थिन है, तो इसकी वजह से हीट बहुत जल्दी डिसिपेट हो जाती है, हीट बहुत जल्दी गायब हो जाती है वहां से, जिसकी वजह से टेम्परेचर इतनी जल्दी इतना लो हो जाता है। मैग्नेटोस्फेयर की बात करते हैं, हमने पढ़ा था अर्थ का मैग्नेटोस्फेयर पहले हमने पढ़ा था। मार्स का कोई मैग्नेटिक फील्ड अभी तक नहीं देखा गया है, लेकिन मार्स के क्रस्ट में कुछ एरियाज है सदर्न हेमिस्फेयर में जिसमें बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज्ड है, जो ये दिखाता है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है।
मून्स की बात करें तो मार्स के दो मून्स हैं, फोबोस एंड दाइमोस। और ये माना जा रहा है कि हो सकता है वो बस कैप्चर्ड एस्ट्रॉइड हो जो बाद में जाके मून बन गए हैं। इससे पहले मार्स मिशन कौन कौन से हुए हैं? तो सोवियत यूनियन ने 1971 में पहली बार पहली कंट्री ऐसी बन गई थी वो जिसने मार्स लैंडिंग की थी मार्स 3 के साथ। सेकेंड कंट्री जिसने मार्स सरफेस पे लैंडिंग की थी वो कौन था? यूएसए। 1976 से 8 सक्सेसफुल मार्स लैंडिंग्स हो चुकी हैं। लेटेस्ट है इनसाइट जो 2019 में हुआ था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात अगर करें तो उन्होंने अपने स्पेसक्राफ्ट को मार्स के ऑर्बिट में प्लेस किया था थ्रू मार्स एक्सप्रेस मिशन। क्या नाम है? मार्स एक्सप्रेस मिशन किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। फिर इंडिया के मार्स ऑर्बिटर मिशन की बात करते हैं, मंगलयान की। इसको लॉन्च किया गया था नवंबर 2003 में फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा। और किसके द्वारा? इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसको किस पे लॉन्च किया गया? PSLV C-25 रॉकेट पे इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम था कि मार्स के सरफेस को समझना, उसके मिनरल कॉम्पोजिशन को समझना और ये देखना कि उसके एटमॉस्फेयर में मीथेन है क्या। ठीक है, मीथेन को स्टडी करना। तो एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर लास्ट न्यूज देखेंगे आज की, और उसके बाद हमारा करंट अफेयर्स का खत्म हो चुका है, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। प्लीज रीड इट। ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, किस लिए स्टडी किया जाता है ये तो अब रट भी गया होगा आपको। मार्स के बारे में आपको पता ही होगा। मैग्नेटोस्फेयर, फोमोस, डाइमोस। पहले मिशंस मार्स 3, देन इनसाइट, मार्स एक्सप्रेस मिशन, मंगलयान। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटार्क्टिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटेना। ये ANITA, अनीटा, यानी कि नासा का एंटार्क्टिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटेना। इसने डिटेक्ट किया है कि कुछ न्यूट्रिनोज हैं अंटार्कटिका में जिनकी अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। न्यूट्रिनोज क्या होते हैं, क्या है ये सारी चीजें हम इसी न्यूज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने देखा है कि अनयूजुअल अपवर्ड मूवमेंट हो रही है न्यूट्रिनोज की अंटार्कटिका के अंदर। न्यूट्रिनोज क्या है? हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। यूजुअली जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं वो टॉप टू बॉटम आते हैं। ठीक है, स्पेस से अर्थ की तरफ आएंगे। बट ये अनीता ने डिटेक्ट किया है ये अनॉमली जिसमें ये पार्टिकल्स बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, इसलिए अनयूजुअल कहा गया है। ठीक है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि हो सकता है अर्थ के इंटीरियर में ये हो जिसकी वजह से जब ऊपर जा रहे होंगे तो या बाहर आ रहे होंगे तो एनीटा से टकरा गए होंगे जिसकी वजह से ये डिटेक्ट कर रहा है। बट क्योंकि अनयूजुअल है, दिस दैट इज व्हाई इट हैज बीन डिटेक्टेड। ठीक है, रिसर्चर्स ने ये भी लोकेट किया है कि एक डीप डीप स्पेस सोर्स है इस हाई एनर्जी न्यूट्रिनो का। और ये उन्होंने कैसे लोकेट किया है? यूजिंग आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो यूएस साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन पे है, साउथ पोल अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के साउथ पोल में अंटार्कटिका में यूएस साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन है। ठीक है, आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। तो वहां पर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है। इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी भी है जो बोडी वेस्ट हिल्स रीजन में लोकेटेड है। कहाँ पे? थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो इंडिया का जो न्यूट्रिनो बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है वो तमिलनाडु के अंदर है। अब हम इस एंटेना की बात करते हैं, एंटार्क्टिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटेना। ये एक रेडियो टेलीस्कोप है जो क्या मेजर करती है? जितनी भी अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे न्यूट्रिनोज हैं उनको ये मेजर करती है, उनको ये डिटेक्ट करती है। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है? रेडियो एंटेना से इसके अंदर बहुत सारे रेडियो एंटेनास है जो एक हीलियम बलून से अटैच्ड है, जो भर जाता है जब एंटार्क्टिका की शीट जो एंटार्क्टिका की शीट के ऊपर है एट अराउंड 37,000 मीटर्स। इस हाइट पे एंटेना कॉस्मोस और हाई एनर्जी पार्टिकल्स को फाइंड कर सकता है जिनको कहते हैं न्यूट्रिनोस, जो कॉन्स्टेंटली प्लैनेट में बम्बार्ड होते रहते हैं स्पेस से। अब इसके अगर हम देखा जाए अनीता तो ये पहली नासा की ऑब्जर्वेटरी है न्यूट्रिनोस के लिए। चाहे किसी भी टाइप की हम बात करें तो न्यूट्रिनोस के लिए ये पहली नासा ऑब्जर्वेटरी है। अनीता क्या डिटेक्ट करती है? अनीता डिटेक्ट करता है जो न्यूट्रिनो स्पेस से अर्थ पे आ रहे हैं और वो मैटर के साथ कोलाइड करते हैं एंटार्क्टिक की आइस शीट में, जिसको एक इफेक्ट कहते हैं आस्क आर्यन इफेक्ट। आस्क आर्यन इफेक्ट एक फिनोमिना है जिसके अंदर कोई भी पार्टिकल जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर रहा हो, एक डेंस डाइलेक्ट्रिक में, डेंस डाइलेक्ट्रिक कब होगा?
जब सॉल्ट होगा, आइस होगा, इस तरीके की चीजें होंगी, तो वो एक सेकेंडरी चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करता है जिसको ये बाद में एंटेना, जो ये एंटेना है हमारा, वो डिटेक्ट करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिनोज की। जब न्यूट्रिनोज एटम में स्मैश करेंगे या हिट करेंगे तो वो एक डिटेक्टेबल सेकेंडरी पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। और ये जो डिटेक्टेबल सेकेंडरी पार्टिकल्स हैं, ये हमें बताता है कि ये कहाँ से आए हैं। न्यूट्रिनोज एक्चुअली कोई थ्रेट नहीं देते ह्यूमन बींग्स को, और नॉर्मली सॉलिड ऑब्जेक्ट से आराम से पास हो जाते हैं, उससे इंटरैक्ट भी नहीं करते। इसका नाम किसके आफ्टर रखा गया था? जॉर्ज आस्कारियन। ये एक सोवियत फिजिसिस्ट था, सोवियत आर्मेनियन फिजिसिस्ट, जिन्होंने ये पॉस्टुलेट किया था 1962 में। ठीक है। ये इस इफेक्ट को बताया था 1962 में। न्यूट्रिनोज की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, और अब ये अनडिस्टर्ब्ड है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होगी तो भी ये इसको डिस्टर्ब नहीं कर पाती। बहुत रेयरली ये इंटरैक्ट करते हैं मैटर के साथ। न्यूट्रिनोज आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके। नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके जो भी होगा उसमें न्यूट्रिनोज प्रोड्यूस होंगे। जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, पार्टिकल एक्सेलरेटर है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, इन सब में न्यूट्रिनोज प्रोड्यूस होते हैं। जो सबसे कॉमन सोर्स होता है न्यूट्रिनोज का, वो सेलेस्टियल फिनोमेनन है। जैसे किसी भी स्टार का जन्म या डेथ, कोलिजन, एक्सप्लोजन, ये सब जो स्पेस में है, इन सब में बहुत आसानी से न्यूट्रिनोज प्रोड्यूस होते हैं। सबसे कॉमन सोर्स है। अब अब ये जो एंटेना वाला एक्सपेरिमेंट है हमारा, इसमें डेफिनेटली कुछ तो अनयूजुअल सस्पेक्ट हुआ है, क्योंकि जनरली जो हैवी पार्टिकल्स है वो टॉप टू बॉटम जाएंगे, ये बॉटम टू टॉप जा रहा है, जो कि एक अनयूजुअल पार्टिकल है। ठीक है, एक अनयूजुअल फिनोमिनन है। तो आप ये कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं, अननोन प्रॉपर्टीज हैं न्यूट्रिनोज की, जो अभी तक हमें पता नहीं है और हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे इवेंट्स होते हैं तो हमें और ज्यादा पता चलता है ऐसे पार्टिकल्स के बारे में, और हमें ज्यादा आइडिया मिलता है कि हम यूनिवर्स की ओरिजिन को कैसे स्टडी कर सकते हैं, बिग बैंग थ्योरी को बेटर हम समझ सकते हैं। जितने भी आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, जितनी भी चीजों का फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, हमेशा याद रखना हमारा मेन मकसद रहेगा ओरिजिन, यूनिवर्स के ओरिजिन को समझना। ठीक है। बिग बैंग थ्योरी को बेटर समझना, क्योंकि अभी तक मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी बिग बैंग थ्योरी। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द करंट अफेयर सेशन फ्रॉम स्पेस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्लास से हम नया शुरू करेंगे एक टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द लेक्चर, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट। और अगर अभी भी आपको स्पीड फास्ट लग रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड आई विल स्लो इट डाउन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इट। हैव अ ग्रेट डे।